तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, फटाफट जीके टेस्ट के लिए एक और नई वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारी ये वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही होगी, क्योंकि इन वीडियोस में हम 10 मिनट में 25 प्रश्नों को हल करते हैं और जिनके जो आंसर्स हैं आपको खुद से ट्राई करने होते हैं और फिर मेरे दिए हुए आंसर्स से मिलाकर अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज से मैं एक और चीज़ स्टार्ट करता हूं। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बताए गए जो भी प्रश्न हैं उनमें से एक प्रश्न डेली आपसे पूछूंगा और आप हमें वो वीडियो के एंड में पूछूंगा और आप हमें कमेंट करके उसका आंसर बताएंगे। तो उसका जो राइट आंसर होगा मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो आपको बताना है। इसके ऑप्शन है: ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी 300 अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 368 डी। यानी इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 356। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, बी सीतागढ़ी मढ़ी और बिहार और ऑप्शन सी फैजाबाद उत्तर प्रदेश और डी नागौर राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नागौर राजस्थान, ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे ऑप्शन है: ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री और डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वो है जितने भी समय तक राज्यपाल रह सकता है प्रदेश में। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो संपत्ति का जो अधिकार था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है: ए 42वें संविधान संशोधन, बी 43वां और सी 44वां और डी 46वां। तो हमारा राइट आंसर है वो है 44वां संविधान संशोधन। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, पांचवा, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध बताना है। तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है: ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी शपथ और प्रतिज्ञान से और सी भाषाओं से और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शपथ और प्रतिज्ञान से, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? तो कार्बिलान कप के बारे में आपको बताना है। तो हमारे ऑप्शन है: ए विश्व महिला टेबल टेनिस, बी महिला बैडमिंटन और सी विश्व महिला हॉकी और डी विश्व महिला क्रिकेट। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा विश्व महिला टेबल टेनिस, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है? तो ग्रैंड स्लैम जो होते हैं उनमें कौन सी टेनिस की जो प्रतिस्पर्धा है वो शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बोला जाता है वो विंबलडन को बोला जाता है, यूएस ओपन को बोला जाता है, फ्रेंच ओपन को बोला जाता है, लेकिन इटालियन ओपन को नहीं बोला जाता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आठवां प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम टूर्नामेंट आपको बताना है। तो ऑप्शन है हमारे: ए रॉबर्ट्स कप, बी संतोष ट्रॉफी, डी डूरंड कप और डी आईएफए शील्ड। आईएफए शील्ड तो आपको ऑप्शन आपने देख लिए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी, यानी डूरंड कप। दोस्तों, आप भी इसके ऑप्शंस जो भी आपके करेक्ट क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको नोट करते चलिए और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन है हमारे: रघुवंशम, ए ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम सॉरी और सी कुमार संभव और डी ये सभी। तो हमारे जो अगर हम बात करें कालिदास की रचना की, तो ये तीनों ही क्या है, कालिदास की रचना है, यानी ऑप्शन हमारा डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में 1983 का प्रूडेंशियल विश्व कप क्रिकेट किसकी कप्तानी में जीता गया था? तो हमारे ऑप्शन है: ए सुनील गावस्कर, बी कपिल देव, सी अजीत वाडेकर और डी संदीप पाटिल। तो दोस्तों, इसके बारे में सभी लोग ज़्यादातर जानते होंगे। 1983 का जो वर्ल्ड कप था भारत ने वेस्ट इंडीज से जीता था और उस समय जो कप्तान थे वो थे कपिल देव। कपिल देव उस समय कप्तान थे, ऑप्शन बी। कपिल देव की कप्तानी में पहली बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता था।
उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है वो है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन और सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी नियॉन। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है वनस्पति घी में हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है पीतल मिश्रण है। पीतल मिश्रण है, इसमें आपको बताना है पीतल किस किस का मिश्रण है। तो ऑप्शन है ए तांबा प्लस निकिल, बी तांबा प्लस जस्ता, सी कांसा प्लस तांबा और डी कांसा प्लस जस्ता। तो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बी तांबा प्लस जस्ता। चलिए अगला 13वां प्रश्न देख लेते हैं। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, आपको बताना है। तो जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है उसमें या कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है उसको उसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए NaOH, यानी बी Na2CO3 डॉट जो है 10H2O, सी NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा, सोडियम कार्बोनेट, और जिसमें 10H2O ऐड होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है और डीएनए का प्रमुख कार्य बताना है। तो डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो डीएनए का प्रमुख कार्य जो होता है, ऑप्शन है हमारे ए प्रोटीन का संश्लेषण करना, बी कोशिकीय परिवहन और सी कोशिकीय श्वसन और डी आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करना। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करना। इसके बाद अगला 15वां प्रश्न है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकी गुणों की उत्तरदायी होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक गुण ट्रांसफर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं। तो ऑप्शन है ए जीन, बी क्रोमोसोम, सी केंद्रक और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होता है जीन, यानी जीन की वजह से आपके फादर के जो कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं वो आपके अंदर आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती और दूर की वस्तु देखने के लिए हम जो लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों वो करते हैं अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें दूरदृष्टि की, तो दूरदृष्टि में नाम है दूरदृष्टि दोष, लेकिन इसमें क्या होता है पास की चीज दिखाई नहीं देती, और पास की चीज अगर दिखाई नहीं देती तो पास के लिए हम यूज करते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद 17वां प्रश्न है डायनमो। डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। डायनमो किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है और किस में करता है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन है हमारे ए विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, बी यौगिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, सी ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में और डी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो डायनमो जो होता है दोस्तों वो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो लगा होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला 18वां प्रश्न है जल बाष्पीकृत नहीं होता है। जल जो है बाष्पीकृत नहीं होता, कब नहीं होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, बी आर्द्रता 0 डिग्री सेल्सियस हो, सी आर्द्रता 100 डिग्री सेल्सियस हो, डी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो। तो हम बात करें आर्द्रता यानी मॉइस्चर जो है 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो बाष्पीकृत नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 19वां आवर्धन लेंस वास्तव में क्या है। दोस्तों ये सभी साइंस से रिलेटेड प्रश्न हैं और ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखिए आवर्धन लेंस के वास्तव में क्या है, आवर्धन लेंस क्या होता है। तो एक तरह का जो लेंस होता है कैसा, ऑप्शन है हमारे पास समतल अवतल लेंस होता है, या फिर अवतल लेंस होता है, या फिर उत्तल लेंस होता है, या फिर बेलनाकार लेंस होता है। तो ये जो होता है आवर्धन लेंस का काम होता है उसकी मतलब पावर को बढ़ा देना। ठीक है, आवर्धित कर देना, बढ़ा देना। तो ऑप्शन सी यानी उत्तल लेंस होता है। ठीक है। अगला है भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। तो आपको बताना है। ऑप्शन है ए गर्भाशय, बी बीजांडांसन और सी अंडाशय और डी अपरापोषित। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो है डी अपरापोषित। ठीक है। इसके बाद 21वां प्रश्न है 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले में है उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे ऑप्शन है ए बलिया में, बी देवरिया, सी गोरखपुर और डी रामपुर। तो सबसे कम जो साक्षरता 2011 की जनगणना में वो है रामपुर के अंदर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 22वां प्रश्न है भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, ये कब बना था। ऑप्शन है 1998, बी 2001, सी 2003 और डी 2004। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 2001। 2001 में भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है
स्थापना हुई थी। इसके बाद 23वां प्रश्न है, जिला पंचायत का सदस्य बनने हेतु किसी प्रत्याशी को कम से कम कितनी आयु होना चाहिए। तो जिला पंचायत का चुनाव हाल ही में होने वाला है, तो आपको बताना है कि कितनी एज होनी चाहिए जिला पंचायत के सदस्य बनने के लिए। ठीक है, तो जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए एज है, आपको बताना है, ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी 35 वर्ष। तो जो एज है वो है 21 वर्ष, ऑप्शन बी। इसके बाद 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो किसी नगर की जो जनसंख्या है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है, ए 10,000, बी 20,000, सी 50,000 और डी 1,00,000। तो नगर पालिका के लिए जो जनसंख्या है वो 1,00,000 मिनिमम होनी चाहिए या 1,00,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उसको नगर पालिका में के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जो हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, उसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है और उसका जो सही आंसर होगा मैं अगली वीडियो की स्टार्टिंग में बताऊंगा और फिर अगली वीडियो में पिछली वीडियो का एक और प्रश्न रखूंगा। तो इस तरह से आपका पुराना जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपकी कोई भी दिमाग में कोई भी चीज़ है, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं इस वीडियो का। इसमें पूछा गया है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ है। तो हमारे ऑप्शन है, ए इलाहाबाद में, बी गोरखपुर और सी झांसी और डी लखनऊ में। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ऑप्शन डी यानी लखनऊ में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये 25 प्रश्न जो है ख़त्म हुए। उसके बाद आज का जो हमारा प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो हम आज का हमारा जो पहला हमारा प्रश्न है वो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, साथ ही साथ आपको अपना स्कोर जो रहा आज का वीडियो में वो हमें कमेंट करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है। ठीक है, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है। ऑप्शन है, ए भूमध्य सागर और लाल सागर, बी बाल्टिक और कैस्पियन सागर, सी भूमध्य और उत्तरी सागर और डी लाल सागर और कैस्पियन सागर। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन है, इनमें से एक प्रश्न सही, एक ऑप्शन सही है, जिसका जो ऑप्शन सही है आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ आज का जो आपका स्कोर रहा वो हमें कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपको हमारे ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो जब भी आएगी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे ये वीडियो मिस नहीं हो पाएगी। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।